उमर खालिद और शर्जील इमाम एक अलग पायदान पर खड़े हैं। सोचिए, ये शब्द खुद सुप्रीम कोर्ट के हैं और यहीं से एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है। एक ही केस, एक ही आरोप, तो फिर ये अलग पायदान क्यों? आखिर इसका मतलब क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए, इस जटिल फैसले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि अदालत ने एक ही मामले में कुछ को आज़ादी और कुछ को और इंतजार करने के लिए क्यों कहा। तो इस सवाल का जवाब हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो हम इस बटे हुए फैसले को ही समझेंगे, फिर अदालत के अलग पायदान वाले तर्क की गहराई में उतरेंगे। हम यूएपीए कानून की उस मुश्किल को देखेंगे जो जमानत को इतना कठिन बना देती है। हम ये भी जानेंगे कि उमर खालिद कौन है और आखिर में हम स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा की उस बड़ी बहस पर बात करेंगे जो इस पूरे मामले की जड़ में है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या था। एकदम बुनियादी तथ्य। तारीख थी 5 जनवरी 2024 और इसी दिन दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो कह सकते हैं बटा हुआ था। और ये बंटवारा यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ उमर खालिद और शर्जील इमाम जिनकी जमानत खारिज हो गई, दूसरी तरफ गुलफिशा फातिमा और 4 और लोग जिन्हें जमानत मिल गई। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, एक ही केस, एक ही आरोप, पर ये दो अलग अलग अंजाम क्यों? तो आखिर अदालत ने ऐसा क्यों किया? चलिए उनके तर्क को समझते हैं। तो देखिए, कोर्ट का पूरा फैसला एक ही आइडिया पर टिका था। केस में हर आरोपी की भूमिका, उनका कथित इन्वॉल्वमेंट एक जैसा नहीं था। हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। इस स्लाइड को देखिए, ये कोर्ट की सोच को एकदम साफ कर देती है। अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को क्या कहा? बौद्धिक वास्तुकार, मतलब वो लोग जिन्होंने कथित तौर पर पूरी साजिश की प्लानिंग की। और वहीं दूसरी तरफ जिन्हें जमानत मिली, उनकी भूमिका को सहायक या फैसिलिटेटिव माना गया। बस कोर्ट ने इसी फर्क को आधार बनाया और यही तर्क जमानत मिलने और ना मिलने के बीच की सबसे बड़ी वजह बन गया। अब इस पूरे मामले के दिल में है एक कानून, एक ऐसा कानून जो जमानत मिलना बहुत बहुत मुश्किल बना देता है। चलिए इसे समझते हैं। यह है वो धारा यूएपीए का सेक्शन 43D(5). अब ये क्या कहता है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि अगर कोर्ट को पहली नज़र में ही ऐसा लगता है कि पुलिस के आरोप सही हो सकते हैं, तो बस जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये जो शब्द है ना, प्रथम दृष्टया सत्य या प्राइमा फेसी ट्रू, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जमानत की स्टेज पर कोर्ट सबूतों की बहुत गहरी जांच पड़ताल नहीं कर सकती। उसे मोटे तौर पर जो पुलिस की चार्जशीट में लिखा है उसे ही सही मानकर चलना पड़ता है। अब सोचिए, ऐसे में आरोपी के लिए अपना पक्ष रखना कितना मुश्किल हो जाता होगा। देखिए, यूएपीए में जमानत का ये जो रास्ता है वो हमेशा से इतना पथरीला नहीं था। ये एक तरह की कानूनी खींचतान रही है। जैसे 2016 के सोनेट के केस में कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर कोई बहुत लंबे समय से बिना ट्रायल के जेल में बंद है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है और उसे जमानत मिल सकती है। लेकिन फिर 2019 में आया वाटाली का फैसला। इस फैसले ने तो जमानत के दरवाजे लगभग बंद ही कर दिए। इसने कहा कि कोर्ट को प्रोसिक्यूशन की कहानी को ही मानना होगा। हाँ, 2021 के नजीब केस ने एक छोटी सी उम्मीद जरूर दी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जमानत दी जा सकती है। तो आज का जो ये फैसला है वो इसी कानूनी उतार चढ़ाव का नतीजा है। चलिए अब जरा इस मामले के एक सबसे अहम किरदार उमर खालिद के बारे में जानते हैं। एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक नजर डालते हैं। तो आखिर उमर खालिद हैं कौन? वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के एक पूर्व रिसर्च स्कॉलर रहे हैं। एक छात्र नेता के तौर पर उनका नाम 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले से पहली बार सुर्खियों में आया था। वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जैसे अभियानों से भी जुड़े रहे। फिर आया सितंबर 2020, जब उन्हें दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया और तब से लेकर आज तक 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं वो बिना ट्रायल के जेल में। तो बचाव पक्ष का सबसे मजबूत तर्क क्या है? उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में एक बहुत सीधा सा सवाल रखा। उन्होंने कहा, अगर मेरा मुवक्किल यानी उमर खालिद दंगों के वक्त दिल्ली में था ही नहीं तो उससे इस साजिश से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो प्रोसिक्यूशन की पूरी कहानी पर ही सवालिया निशान लगा देता है। अब इस केस की बारीकियों से निकलकर जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं, उन बड़े सवालों को जो सिर्फ इस केस से नहीं बल्कि हम सब से जुड़े हैं। ये मामला सिर्फ उमर खालिद या शर्जील इमाम की जमानत का नहीं है। असल में ये हमारे संविधान के 2 बहुत बड़े और बुनियादी सिद्धांतों के बीच की एक टक्कर है।
देखिए, एक तरफ है हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जो हर नागरिक को जीने और आज़ादी से रहने का अधिकार देता है। ये सवाल उठाता है कि किसी को सालों साल बिना ट्रायल के जेल में कैसे रखा जा सकता है। और दूसरी तरफ है यूएपीए जैसा सख्त कानून जिसे देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये कानून जमानत पर बहुत कड़ी शर्तें लगाता है और हमारी अदालतों को हर बार इन्हीं दो ताकतवर सिद्धांतों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जमानत का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया है? जी नहीं, कोर्ट ने एक रास्ता खुला छोड़ा है। फैसले में कहा गया है कि 1 साल बाद या फिर जब केस के मुख्य गवाहों के बयान दर्ज हो जाएंगे तब खालिद और इमाम जमानत के लिए दोबारा अर्जी दे सकते हैं। तो ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। और यहीं हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी को बिना मुकदमा चलाए सालों तक जेल में रखा जाता है तो एक लोकतंत्र को देश की सुरक्षा और एक इंसान की आज़ादी, इन दोनों के बीच की महीन रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ इस केस का नहीं बल्कि हम सबके भविष्य का